देखिए, ऐसा नया तो नाटकीय रूप से कुछ भी नहीं है, जिससे कि पहली बार जो एक नया मतलब होता है, जो जानकारी पहली बार मिले। तो यह चूँकि पिछले 30 साल से या 30 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जब से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तो ये जातियों की संख्या और बहुजन का कॉन्सेप्ट आया कि बहुजन में का कॉन्सेप्ट ये था कि जो बहुजन जो उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं और जो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, क्योंकि वो भी पिछड़े हुए हैं, जैसा कि सच्चर कमीशन ने बताया था। तो ये सब मिलजुल कर इनका जो परसेंटेज बनता है, ये परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा बनता है, ये बात मालूम रही है। इस समझ में तो कोई ड्रामेटिक चेंज इसमें नहीं आया, क्यों अभी ये आया जो कि इन सभी समुदायों की जो संख्या है वो मिलाकर अगर हम लोग पूरी आबादी को काउंट करें तो उसमें अपर कास्ट बिहार में लगभग 12% आए हैं। सिर्फ हिंदू आबादी की बात करें तो उसमें उनकी संख्या जो है वो 15% या उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसा कि आपने बताया। मुस्लिम्स में भी अगर मुस्लिम्स में भी कैटेगरीज है, उसमें भी जो एक तरह का कास्ट सिस्टम है, पसमानदा मुस्लिम है, तो जो जी। मुस्लिम समुदाय के भी अगर अपर कास्ट वगैरह को मिला दें तो मोटे तौर पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना के साथ में जो 15% आबादी बिहार की है वो जो सवर्ण जातियों में आएगी। 85% आबादी जो है वो जिसको आप 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 बहुजन कहें या आप ओबीसी, अनुसूचित जाति और ये पिछड़े मुसलमान, ये सारी बातें आप उसको मिलाकर कहें तो उसके भीतर आएगी। तो ये बातें तो मोटे तौर पे पहले से भी मालूम रही हैं, थोड़े बहुत परसेंटेज का ऊपर नीचे उसके भीतर हो सकता है। जी। तो कोई बहुत नई बात सामने नहीं आई है, कोई बहुत ड्रामेटिक नई बात सामने नहीं आई है। हाँ, जातियों के भीतर ज़रूर ये बात है कि यादव जो हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा एक सिंगल ब्लॉक एक जाति का देखें तो यो यादव लगभग 14% आते हैं। बाकी जो अपर कास्ट जो पॉपुलेशन है 12%, उसके भीतर भी जो है वो कोई बहुत नई बात नहीं है। ब्राह्मण और राजपूत जो हैं वो लगभग समान है, बाकी अन्य जातियां हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सामाजिक संरचना है, जातीय संरचना अगर हम लोग उसको कहें, जो जो कास्ट स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी में, उसमें किसकी कितनी संख्या है, इसको लेकर जो डिस्कोर्स में पहले से सूचनाएं रही हैं, आप कह सकते हैं कि उसकी अब पुष्टि हुई है। बाकी तो बातें और जी। कोई इसमें नहीं है। मंडल कमीशन ने जब की रिपोर्ट आई थी तो मंडल कमीशन ने वो नेशनल लेवल पर, देश भर के स्तर पर ये बताया था कि ओबीसी जो हैं वो 52% है और बाकी तो देखिए एससी एसटी को लेकर तो ज़्यादा मतभेद इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनकी तो गणना हर जनगणना में होती ही रही है। चूँकि जनगणना में एससी और एसटी की कैटेगरी होती है तो वो लगभग पता है कि वो कितने हैं, तो उसको लेके कोई मामला नहीं है। चूँकि रिलीजियन का भी उसमें कैटेगरी होती है तो कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, ये भी सबको मालूम है, कितने सिख हैं, कितने जैन पारसी हैं, ये भी सबको मालूम रहा है। जो बात केवल जो नहीं मालूम रही है कि जो ओबीसी जातियां हैं और जो सवर्ण जातियां हैं, मतलब अगर हम लोग मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम लोग जो बातें हैं, 15% जो हैं वो दलित हैं, 7.5% आदिवासी हैं, तो 22.5% हो गए। नेशनल लेवल पर 14% मुसलमान हैं, तो 37.5% हो गए। 2% ईसाई हैं, 2% सिख हैं, 1% ईसाई हैं और 2% बाकी सब मिला जुला कर हैं, तो ये आपका मिलाकर 42-43% हो जाता है। तो जी। बाकी जो आबादी बचती है आपका 58%, वो उन लोगों की है जो नॉन दलित हिंदू हैं, नॉन दलित हिंदू हैं। अब उसके भीतर कौन कितना है, बस बात इसकी रह गई है। इसके लिए जो अनुमान का आखिरी आधार रहा है वो 1931 की जनगणना थी, जब अंग्रेज थे, जब सभी जातियों की जाति पूछी गई थी। तो यह जो जातीय जनगणना का जो पूरा मामला जो बनाया जाता रहा है, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, इससे कोई नई जानकारी सामने आएगी ये तो पहले से भी कोई अपेक्षित नहीं था, क्योंकि लगभग 42% लोगों का जो जो पहचान है, जातीय या धार्मिक पहचान है, वो तो पहले से भी काउंट होता है।
अब ये काउंट किया गया है। इस काउंट में जो बातें अगर इसको देखी जाए तो यह है कि अति पिछड़े जो हैं वो सर्वाधिक बड़े समुदाय के रूप में आए हैं। बिहार में जब 1978 में पहली बार ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ था, तभी उस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार के। तभी बिहार में जातियों के एनेक्सर बनाए गए थे, अनुसूची बनाई गई थी। उसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 दो बनाए गए थे, जिसमें 2 में अति पिछड़ी जातियां रखी गई थी और जो एनेक्सर 1 था वो उसमें पिछड़ी जातियों के भीतर जो कुछ ज़्यादा मजबूत जातियां हैं उनको रखा गया था। इस बात को नीतीश जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसका सीधा नाम कर दिया पिछड़ा और अति पिछड़ा। उन्होंने दलितों को भी 2 भाग में कर दिया, दलित और महादलित। तो ये भी सब चीज़ें पहले से थी। अब उनकी कुछ एक संख्या आ गई है, लेकिन ये संख्या कोई ऐसा ड्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग को बदलने वाली नहीं है। जब वो जातीय सर्वेक्षण उन्होंने कराने की योजना बनाई, या जो पार्टियां इसकी समर्थक हैं जो मांग करती हैं, ये तो उनको बताना होगा कि जातीय ये आंकड़े आने के बाद अब उनका अगला एजेंडा क्या है। अब उनके पास उन्होंने क्या कुछ इस पर सोचा है, वो योजनाएं मेरे ख्याल से ये बात जो है, देखिए ये बात, इस बात को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार पिछले 33 साल से यही शासन में है। गठबंधन इनके भले बदलते रहे हों, लेकिन शासन इनके हाथ में है जी। बीच में राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, तो वो लालू जी, मतलब उन्हीं की पार्टी का शासन था, माना जाए। इस बीच जीतन राम मांझी बने थे, तो वो नीतीश जी नहीं, वो क्लेम करते हैं कि मैंने उनको बनाया था। तो ये वो भी एक तरह से उन्हीं की सरकार थी। तो 33 साल से इनका शासन है। 33 साल के शासन में इनको यह नहीं मालूम हो कि सामाजिक संरचना क्या है। इसके लिए उनको जातीय जनगणना की जरूरत थी। तो यह तो उनकी नाकामी को बताता है। अब ये 33 साल में अब सवाल उठेगा कि अभी चूंकि वो आंकड़े आने हैं कि इनमें से विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है। तो यह सवाल उठेगा कि 33 साल के शासनकाल में उन्हीं जातियों का, जिनका ये रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं, उनकी शैक्षिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इन्होंने क्या योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा राज्य का विषय है, समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन राज्य सरकार शिक्षा के मामले में पहल करने में काफ़ी उसके पास अधिकार होते हैं। तो ये सवाल उठेगा कि उन्होंने अति पिछड़ी जातियाँ, जो दलित जातियाँ हैं, यानी जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, आदिवासी तो बिहार में बचे नहीं, जब झारखंड का बंटवारा चल गया, बहुत मामूली सिंबॉलिक हैं तो उनको छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये जो दलित जातियां हैं और मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, इन तीनों समुदायों की सामाजिक शैक्षिक स्थिति को या आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ऊपर लाने के लिए इन्होंने क्या योजनाएं लागू की। क्या इन्होंने वो शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली है पिछले 33 साल में, 33 ईयर्स में, जिससे ये जातियां सक्षम हो सकें। आज की जो न्यू इकोनॉमी है, आज की दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जाने के लिए उन जातियों के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की है। ये सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।